इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। अब सबसे पहले तो हम करते हैं इन्फ्लेशन की बात। अब इन्फ्लेशन में दो प्रकार के इन्फ्लेशन इंडिया में होते हैं। एक तो हो गया डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और दूसरा हो गया इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अब डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें भी दो प्रकार के हैं। एक हो गया सप्लाई साइड इन्फ्लेशन और दूसरा हो गया डिमांड साइड इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में इस बार सितंबर में फूड इन्फ्लेशन काफी हाई रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि काफी सारे क्षेत्रों में फ्लडिंग बहुत हुआ है। मानो गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो या साउथ बंगाल ले लो, उनमें फ्लडिंग हुआ है। आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में ले लो तो काफी एक्सेस रेनफॉल हुआ है, जिनके कारण वेजिटेबल्स जो है टमेटोज, पोटैटोज और अनियंस, इनका काफी डैमेज हुआ है। काफी सारे वेजिटेबल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो डिस्ट्रॉय होने के कारण मार्केट में उनका सप्लाई कम रहा है और बिकॉज मार्केट में उनका सप्लाई कम रहा है, नेचुरली उनके प्राइसेस बढ़े हैं। सप्लाई कम होने से जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। दूसरे प्रकार का डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है डिमांड साइड। डिमांड साइड का मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मानो आरबीआई ने कभी इंटरेस्ट रेट कम किए, इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होगा? कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री कम इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर पाएगी। जब कंज्यूमर्स कम इंटरेस्ट रेट पे बोरो करेंगे तो स्पेंडिंग बढ़ेगा, इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ेगा तो डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आ सकता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होने से डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। तो एक तो हो गया डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जिसके दो प्रकार है, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। दूसरा हो गया इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब भी रुपी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में डेप्रिशिएट होता है तो उस कंट्री से गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट करना इंडिया के लिए महंगा हो जाता है। तो उदाहरण के लिए आप ले लो कि रुपी पहले 82 रुपीस पे था, अब 84 रुपीस पे हो गया, राइट? पहले अगर हम एक बैरल क्रूड ऑयल का 5800 रुपीस में इंपोर्ट करते थे, अब वही बैरल ऑफ क्रूड ऑयल 6000 या 6100 रुपीस में इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अज्यूम करोगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े ना हो। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ना बढ़े हो, उसके बावजूद जस्ट बिकॉज रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, हमें एक बैरल के क्रूड ऑयल के लिए पहले अगर 5800 रुपीस देते थे तो अभी 6000 रुपीस दे रहे हैं, तो 200 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, एज एन एग्जाम्पल, राइट? तो इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि रुपी डेप्रिशिएट होने से गुड्स एंड सर्विसेज जो महंगे होते हैं, इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा है क्योंकि हम 80% ऑफ आर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े या रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो नेचुरली हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन सितंबर में 5.5% रहा। सीपीआई इन्फ्लेशन में भी फूड इन्फ्लेशन जो है वो 9.2% से बढ़ा, तो फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है। और कोर इन्फ्लेशन की बात करें, जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं डिस्कस किया था, कोर इन्फ्लेशन सितंबर में, कोर इन्फ्लेशन का मतलब सबसे पहले तो क्या है? कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल ये दोनों इंक्लूड नहीं होते। कोर इन्फ्लेशन में सिर्फ फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करके जो गुड्स एंड सर्विसेज है, मानो एजुकेशन है या हाउसिंग है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या व्हीकल्स है, इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज कोर इन्फ्लेशन में काउंट होते हैं। कोर इन्फ्लेशन सितंबर में 3.5% से बढ़ा। जून में कोर इन्फ्लेशन था 3.1%, तो कोर इन्फ्लेशन भी 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% से बढ़ा है। और नेचुरली कोर इन्फ्लेशन में भी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का थोड़ा हाथ रहता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोर इन्फ्लेशन बढ़ने में करेंसी का हाथ है या नहीं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का हाथ है या नहीं? ये हमें पता चलेगा करेंसी डायनामिक्स देख के। तो अगर हम रुपी को यूएस डॉलर से कंपेयर करें या रुपी को दूसरे बास्केट ऑफ करेंसीज यानी कि युआन, येन, पाउंड, यूरो से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है और अप्रिशिएट हुआ है। अगर डेप्रिशिएट हुआ है तो दैट मीन्स कि इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ा है, राइट? अब यूएस डॉलर से कंपेयर करें सबसे पहले तो यूएस डॉलर की कंपैरिजन से लास्ट 1 ईयर में रुपी सिर्फ 1% डेप्रिशिएट हुआ है। लास्ट 2 इयर्स में अगर हम देखें तो यूएस डॉलर की कंपैरिजन में रुपी सिर्फ 2% डेप्रिशिएट हुआ है। तो रुपी यूएस डॉलर के कंपैरिजन से काफ़ी स्टेबल रहा है। और इसका एक मेजर रीज़न ये है कि जब भी रुपी पे
प्रेशर आता है, डाउनवर्ड प्रेशर रुपी में, जब भी सेलिंग आता है, मानो कि ईरान और इजराइल की वॉर अनाउंस हुई, डिक्लेयर हुई और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, तो नेचुरली फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सेल करना शुरू करेंगे। सेल करेंगे तो रुपी पे प्रेशर आएगा, डाउनवर्ड प्रेशर, तो रुपी वीक होगा। जब भी ऐसे प्रेशर आते हैं तो आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करती है। इंटरवीन का मतलब ये है कि आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व है, उनमें से यूएस डॉलर लेके आरबीआई मार्केट में बेचेगी। अगर यूएस डॉलर आरबीआई मार्केट में बेच के रुपी खरीदेगी तो रुपी जो पहले वीक हो रही थी वो स्ट्रांग होना शुरू होगा, क्योंकि आरबीआई रुपी मार्केट से खरीदेगी और डॉलर बेचेगी तो रुपी स्ट्रांग होगा। अक्टूबर के बिगिनिंग में आरबीआई के पास जो रिजर्व्स थे फॉरेन करेंसीज के, वो $704 बिलियन के थे, जो कि हिस्टोरिकली आप देखो तो हाईएस्ट रिजर्व्स थे आरबीआई के पास। आरबीआई रिजर्व्स इसलिए बिल्ड करती है कि जब भी रुपी पे प्रेशर आए तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करके रुपी को स्टेबलाइज करे। इसके कारण रुपी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में काफी स्टेबल रहा है। तो ये हो गया रुपी वर्सेस डॉलर की बात। अब दूसरी करेंसीज से कंपेयर करें, स्पेशली अ बास्केट ऑफ करेंसीज दैट हैज लेट्स से पाउंड या डॉलर प्लस युआन या येन प्लस यूरो, इन 5 करेंसीज के साथ अगर रुपी को कंपेयर करें, बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ, लास्ट 1 ईयर में रुपी ऑलमोस्ट 3% से डेप्रिशिएट हुआ है। और चाइनीज करेंसी युआन के साथ सिर्फ देखें तो लास्ट 1 ईयर में रुपी ऑलमोस्ट 5% से डेप्रिशिएट हुआ है। अब चाइनीज करेंसी युआन की कंपैरिजन में रुपी इतना शार्पली क्यों डेप्रिशिएट हुआ है? इसका एक रीजन तो ये है, इंडियन मार्केट हाल ही में काफी ओवरवैल्यूड टेरिटरी में था। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो है वो एट ऑल टाइम हाई था 150% पे। तो मार्केट कैप टू जीडीपी जो कि ऑन एवरेज 95 to 100% रहता था, वो इस बार 150% चला गया। तो मार्केट इंडिया का काफ़ी ओवरवैल्यूड था। इसके अगेंस्ट में अगर आप सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखो, बिजनेस स्टैंडर्ड के सर्वे के हिसाब से अभी जो 157 कंपनीज ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, इनके रिजल्ट्स, इनके नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखो तो वो सिर्फ 5% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं। सितंबर क्वार्टर ऑफ 2023 यानी कि FY24 के सितंबर क्वार्टर, लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से आप कंपेयर करो, लास्ट ईयर उनके इन कंपनीज के नेट प्रॉफिट 16% से बढ़े थे और इस बार सिर्फ 5% से बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स में स्लो डाउन है इंडियन कंपनीज का, साथ में वैल्यूएशन भी हाई था। थर्ड रीजन ये है कि चाइनीज मार्केट जो है वो काफी अंडर वैल्यू टेरिटरी में था। चाइना का CSY 300 इंडेक्स देखो या हैंग सेंग इंडेक्स देखो, तो ये दोनों लास्ट 4 इयर्स में ऑलमोस्ट 45 to 50% गिरे थे। और इसको बूस्ट करने के लिए, और चाइनीज का प्रॉपर्टी मार्केट जो स्लो डाउन में था उसको बूस्ट करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में 7.5 ट्रिलियन युआन का स्टिम्युलस यानी कि स्पेंडिंग अनाउंस किया, जिसके चलते फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अक्टूबर में इंडिया से फंड्स को विड्रॉ करना शुरू किया और लाइकली चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो जब इंडिया से ये एफपीआईज विड्रॉ करेंगे तो उनको नेचुरली रुपी सेल करना पड़ेगा और यूएन बाय करना पड़ेगा। अगर चाइना में इन्वेस्ट करना है तो रुपी सेल और यूएन बाय, इससे रुपी डेप्रिशिएट होगा यूएन के कंपैरिजन में। तो ये एक लाइकली कंट्रीब्यूटर है कि रुपी क्यों यूएन के कंपैरिजन में 5% गिरा है। इनफैक्ट अभी तक यानी कि 24 अक्टूबर तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के एक्विटीज बेचे हैं। तो नेचुरली अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, यूएन अप्रिशिएट हो रहा है इंडिया के कंपैरिजन में, या दूसरी भाषा में बोलूँ तो इंडियन रुपी जो है वो यूएन के कंपैरिजन में डेप्रिशिएट हो रहा है, वीकन हो रहा है। तो इंडियन रुपी अगर वीकन होगा तो क्या होगा? वेल, चाइना से इंडिया जो गुड्स इंपोर्ट करती है वो महंगे हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, बिकॉज हाल ही में चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है। पहले हुआ करता था यूएस, अब हो गया है चाइना। और मैं सिर्फ इंपोर्ट या सिर्फ एक्सपोर्ट की नहीं बात कर रहा, मैं टू वे कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, यानी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कंबाइंड अगर आप देखो तो चाइना से हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट $118.4 बिलियन का हुआ है FY24 में, कैलेंडर ईयर FY24 में। यूएस से $118.3 बिलियन हुआ करता था। सो ऑलमोस्ट $0.1 बिलियन से ज्यादा है चाइना का। चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। तो अगर रुपी यूएन के कंपैरिजन में डेप्रिशिएट होगा तो क्या होगा? चाइना से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगे हो जाएंगे। और आरबीआई को इसी का डर है कि अगर मानो रुपी यूएन के कंपैरिजन से और डेप्रिशिएट हुआ तो चाइना
के जो इम्पोर्ट्स है वो हमारे लिए कॉस्टली हो जाएंगे। वो कॉस्टली होंगे तो कोर इन्फ्लेशन जो है इंडिया का वो और ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए आरबीआई को अभी वेट एंड वॉच करना है और इसीलिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो आरबीआई कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहेगी। ये हो गया डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की बात। अब ग्लोबली इन्फ्लेशन की बात करें तो पिछले हफ्ते 2 फिगर्स रिलीज हुए, एक तो यूरो एरिया का इन्फ्लेशन और दूसरा यूके एरिया का इन्फ्लेशन। अब यूरो एरिया में सितंबर महीने में इन्फ्लेशन 1.7% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा, जो कि 41 मंथ्स, लास्ट 41 मंथ्स में सबसे लोएस्ट फिगर है। अब आपको याद होगा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उनको इन्फ्लेशन 2% पे रखना था, तो इन्फ्लेशन यूरो में काफी कम आया यूरो एरिया में। तो इसके चलते ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% से कम किए। यूके में भी लास्ट वीक इन्फ्लेशन फिगर रिलीज हुआ सितंबर में और वो आया है 1.7% ईयर ऑन ईयर। अब यूके में भी अगस्त में इन्फ्लेशन 2.2% था, इस बार आया है 1.7%। तो यूके में भी इन्फ्लेशन काफी कम आया है और चाइना में और जापान में भी इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। तो ये हो गया ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात। अब हम बात करते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड की। पिछले हफ्ते मर्चेंडाइज ट्रेड का भी डेटा रिलीज हुआ और आपको याद होगा कि हमने बात किया था कि जुलाई महीने में इंडिया के मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स जो है वो 1.5% डिक्लाइन हुए थे, फिर अगस्त में 9% डिक्लाइन हुए और सितंबर में जो डेटा लास्ट वीक रिलीज हुआ है वो हमें ये बताता है कि सितंबर में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स सिर्फ 0.5% से ग्रो हुए। तो इंडिया में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ बहुत स्लगिश है। इसका रीजन ये है कि सितंबर में पेट्रोलियम के जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया से, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो 25% ईयर ऑन ईयर से डिक्लाइन हुए। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स क्यों डिक्लाइन हुए? वेल, लाइकली ये हो सकता है कि ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है। और स्लो डाउन की जब हम बात करते हैं तो लास्ट वीक और एक फिगर रिलीज हुआ, वो है चाइना के जीडीपी का। चाइना का जीडीपी सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 4.6% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ, जो कि लास्ट 5 क्वार्टर्स में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है। चाइना की जीडीपी भी स्लो ग्रो हो रही है और इसके चलते इंडिया के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स भी स्लो ग्रो हुए सितंबर में। अब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स देखो तो लास्ट फ्यू इयर्स में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चल रहे थे, लेकिन सितंबर में इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट जो होते हैं वो सिर्फ 8% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुए। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अलावा अगर आप प्लास्टिक्स के देखो या टेक्सटाइल्स के देखो या केमिकल्स के देखो या इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट देखो तो वो बहुत फास्ट ग्रो हुए हैं। तो ये हो गया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात। अब अगर इंपोर्ट्स की हम बात करें तो इंडिया के मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स जुलाई में 7.4% से ग्रो हुए थे, फिर अगस्त में 3.3% से ग्रो हुए और सितंबर में अगर आप देखो तो 1.6% से ग्रो हुए। तो एक बाजू एक्सपोर्ट्स भी स्लो डाउन हो रहे हैं, इंपोर्ट्स भी स्लो डाउन हो रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों स्लो डाउन होंगे तो नेचुरली क्या होगा कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स वो भी नैरो हो जाएगा, इजंट इट? तो यही हुआ सितंबर में। अगस्त में इंडिया का ट्रेड बैलेंस यानी कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो था $30 बिलियन यूएस डॉलर्स, वो कम होकर सितंबर में $21 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया है। तो ट्रेड डेफिसिट इंडिया में सितंबर में नैरो हुआ है बिकॉज एक्सपोर्ट्स भी कम हुए हैं और इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं। आइडियली हमें ये चाहिए कि एक्सपोर्ट्स बढ़े और इंपोर्ट्स कम हो, लेकिन दोनों कम हुए हैं, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम मोर इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। Until then, have a great week.